नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर जो ये स्टैटिस्टिक्स है आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसके बाद एक प्रैक्टिस का सेशन हम रखने वाले हैं, जिसके अंदर जितने भी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, पिछले सालों में आपके क्वेश्चन आए हैं, तो उनको हम एक प्रैक्टिस सेशन के अंदर रखेंगे, जिसके अंदर सारी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो आज सिर्फ मैं जो टॉपिक्स हैं कुछ बचे हैं, माध्य विचलन, प्रमाण विचलन, ये दो ही बचे हैं। माध्य विचलन जिसे मीन डेविएशन या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, कुछ 3-4 फॉर्मूले हैं, सिर्फ इतना ही पार्ट आपका बचा है, बाकी ये सारा आपका कंप्लीट हो चुका है अच्छे से। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपना मीन डेविएशन। माध्य विचलन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पहले भी मैंने आपको जब माध्यिका पढ़ा रहा था तो उसके अंदर जैसे ही समांतर माध्य हमने कंप्लीट किया तो उसके अंदर मैंने माध्य विचलन आपको बताया था। देखिए माध्य विचलन क्या होता है। माध्य विचलन सबसे पहले तो मीन डेविएशन, यह एक क्या होता है, अपकिरण का एक माप है। क्या होता है, निरपेक्ष, जिसके अंदर तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जाता। और होगा क्या कि जैसे आपको दे रखे हैं इस प्रकार प्रेक्षण, ये मान लीजिए प्रेक्षण दे रखे हैं x1, x2, x3 इस प्रकार xn तक, ठीक है। और यहां पर ये तो होगी व्यक्तिगत श्रेणी। अब इसका आप समांतर माध्य, चाहे माध्यिका निकालो चाहे बहुलक निकालो, तीनों के आधार पर मीन डेविएशन माध्य विचलन ज्ञात किया जाता है। हमने पहले भी बात की थी। तो करना क्या होता है, जो इसका माध्य होगा, मान लीजिए x1 + x2 + xn तक इस प्रकार जुड़ेगा और माध्य आपका आया है x बार, ठीक है। तो ये माध्य से जो इसके प्रेक्षण हैं, जो ये आंकड़े हैं, वो कितने विचलित हैं, यानी उनमें कितना अंतर है, कितना उसके अंदर विस्तार है, कितना फैलाव है। क्योंकि हम बात कर रहे थे, जैसे मैंने आपको जो एग्जाम्पल बताया था, विलेखा जोखा ज्यों का त्यों सारा कुनबा डूबा क्यों, क्योंकि वो माध्य निकाला गया था, लेकिन जो अलग अलग आंकड़े थे वो उन्होंने ज्ञात नहीं किए, उनसे कितना बिखराव है, तो वही ज्ञात करना होता है। और उसका आपको संख्यात्मक मान लेना होता है, नेगेटिव मान नहीं, संख्यात्मक मान। यानी अब देखिए ये x - x बार हम करेंगे, यहाँ पर i हम लगाएं तो यहाँ पर सारी वैल्यू आएगी। x1 से आपको -x बार घटाना है, x2 में से x बार घटाना है, x3 में से फिर x बार घटाना है, और ऐसे ऐसे करके xn - x बार आपको घटाना है। इनका संख्यात्मक मान लेना है, क्योंकि इनका अगर आप योग करेंगे, सीधा आप समेशन xi - x बार करते हैं तो वो 0 आता है। इतने ही प्लस के बनेंगे, इतने ही माइनस के बनते हैं, वो 0 आता है। और संख्यात्मक मान लेंगे तो जो इनका ये टोटल वैल्यू आएगी, समेशन आएगा xi - x बार आएगा, ये समेशन आया। और इसमें अगर जो n का भाग दे देंगे, जितनी संख्याओं का योग है, ये आपका क्या आ जाएगा, माध्य विचलन आ जाएगा, जिसे डेल x बार द्वारा हम व्यक्त करते हैं। ये क्या आ गया आपका माध्य विचलन। इसे dxi या एक जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार बन जाएगा कि d समेशन dxn, ठीक है, अपॉन में n, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। समझे बात को। ये होता है माध्य विचलन। इसके क्वेश्चन भी हमने एक क्वेश्चन करवाया था, तो क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल से अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे मान लीजिए प्रेक्षण इस प्रकार आपको दे रखे हैं, तो ज़्यादा कुछ फॉर्मूलों की जरूरत नहीं है आपको। इसे md द्वारा व्यक्त करते हैं, md। जैसे छोटा सा एग्जांपल हम बात पहले भी कर चुके हैं, भले ही एक बार और कर लीजिए। तो देखिए x बराबर आपको दे दिया इस प्रकार, 1 दे दिया, 2, 3, 4, 5। छोटा सा एग्जांपल हम करते हैं और फिर आपको निकालना है x - x का बार। ठीक है। अब देखिए ये इसका माध्य निकालें तो ये कितना आ गया, 15/5, यानी 3 माध्य आ गया। अब माध्य से ये घटाना है x - x बार, तो 1 में से आप 3 घटाएंगे तो -2 बचेगा, लेकिन आपको पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है, तो ये 2 बच गया। 2 में से 3 1 बचेगा, 3 में से 3 ये 0 हो गया, 4 में से 3 1 होगा, 5 में से 3 2 बचेगा। अब देखो, अगर यहाँ तक नेगेटिव था ना, ये मान नेगेटिव आ रहे थे, तो ये -3 और ये +3, इन दोनों का टोटल योग मैंने कहा था भी 0 आएगा, तो ये 0 ही आया है, ठीक है। अब क्या करना है, जो आपका मीन डेविएशन होगा, इनका योग करके कितना हो गया, ये 6, इसमें आपको 5 का भाग यानी n का भाग देना है। तो जो रिजल्ट आपका आए 1.2, ये लगभग रिजल्ट आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, आपका माध्य विचलन आ जाएगा। बस ये सिंपल सी बात है। इसके क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आप कर सकते हैं। एक प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, उसके अंदर कराऊंगा, लेकिन आज मैं सारे फॉर्मूले आपको कराता हूं। तो ये लिखना है, वो लिख लीजिए। समांतर माध्य
के आधार पर, माध्यिका के आधार पर, बहुलक के आधार पर, सभी के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन जो माध्यिका के आधार पर हम ज्ञात करेंगे, माध्यिका के आधार पर ज्ञात किया गया जो ये माध्य विचलन है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो सबसे न्यूनतम मान, माध्य विचलन का जो न्यूनतम मान है वो माध्यिका के आधार पर ज्ञात किया होगा। ये तो हमने समांतर माध्य के आधार पर ज्ञात किया, ऐसे ही हम माध्यिका के आधार पर भी ज्ञात करेंगे, ऐसे ही हम बहुलक के आधार पर भी ज्ञात कर सकते हैं। सारी चीजें वही हैं, सेम टू सेम चीजें वही हैं। आप सतत श्रेणी के लिए ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप देखिए आपको बारंबारता दी गई हो तो आप किस प्रकार ज्ञात करेंगे? वही अब से आप गुणा करा देंगे x माइनस एक्स बार और अपॉन में सिमेशन f, बस वही चीजें हैं सेम टू सेम, और कुछ इसके अंदर चेंज नहीं है। सारा अगर आपको समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक आते हैं तो ये भी आपको आ जाएगा। ये बात होगी अपनी पहली। उसके बाद अपना टॉपिक आता है अब हम सीधा ही बात करते हैं अपन प्रमाप विचलन या मानक विचलन के बारे में। अब मानक विचलन देखिएगा क्या होगा, मीन डेविएशन के आधार पर ही होगा मानक विचलन। मानक विचलन आपने एमडी निकाल लिया ना। अब देखिए सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कुछ फॉर्मूले याद रखने और कुछ नहीं इनके अंदर। मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, देखिए क्या होता है मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन। हमने बात की, ये भी क्या होगा देखिए निरपेक्ष माप, अपकिरण का निरपेक्ष मान है। हमने बात की थी भी, ये आपको प्रेक्षण दे रखे हैं x1, x2, x3 इस प्रकार xn तक, और यहां आपने क्या ज्ञात किया x i माइनस का x बार माध्य ज्ञात किया। ये सिर्फ, ये ध्यान रखें, ये सिर्फ समांतर माध्य के आधार पर ही ज्ञात किया जा सकता है, समांतर माध्य के आधार पर ही। इसमें माध्यिका बहुलक नहीं आएंगे, ये सिर्फ समांतर माध्य के आधार पर ज्ञात किया जाता है। लेकिन मीन डेविएशन समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों के आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने ये इतना इसके अंदर निकाला था, किसके अंदर इतनी वैल्यू आपने निकाली, किसके अंदर आपने माध्य विचलन के, मीन डेविएशन के अंदर। अब क्या करना है, इसका तो स्क्वायर करना है। ध्यान से सुनिए, इसके स्क्वायर का माध्य यानी जो हमने निकाला सिमेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर का माध्य और इसका वर्गमूल, ये फॉर्मूला स्क्वायर किया और उसमें उसका माध्य निकाला और उसका वर्गमूल, ये किसके बराबर, सिग्मा के बराबर। इसे सिग्मा द्वारा व्यक्त करते हैं। ये क्या हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन इसे कहते हैं हम माध्य विचलन। और इसे एक फॉर्मूले, अब देखो इसको किस रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, तो सिग्मा बराबर सिमेशन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन और इसका वर्गमूल। इसका मतलब क्या हो गया एक्स आई माइनस एक्स बार, इसका सिमेशन है। तो ये फॉर्मूला इसका हो गया। कुछ नहीं करना, जो आपने माध्य विचलन ज्ञात किया था, विचलन ज्ञात किया था, जो प्रेक्षणों का माध्य से विचलन हमने ज्ञात किया, ये क्या था प्रेक्षण से माध्य का विचलन, उसका स्क्वायर अपॉन में उसका माध्य ज्ञात करने की प्रक्रिया, माध्य ज्ञात कर दिया, फिर उसके बाद उसका वर्गमूल। तो एक ये डेफिनेशन होगी। और सीधे डेफिनेशन के रूप में अगर आप बात करें तो समांतर माध्य से निकाले गए उसके विभिन्न पद मूल्यों के विचलनों का वर्ग का माध्य और उसका वर्गमूल, ये किसके बराबर होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर होता है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये फॉर्मूले याद रखने हैं, सारे फॉर्मूले याद रखेंगे। जैसे आपको मैं क्वेश्चन दूं, ये तो हो गया ठीक है। अब एक चीज और आती है प्रसरण, वेरिएंस, प्रसरण। प्रसरण देखिए क्या होता है, प्रसरण यानी नीचे लगा दीजिए प्रसरण। प्रसरण होता है जो आपने ये सिग्मा ज्ञात किया है, सिग्मा बराबर अंडरूट वेरिएंस यानी प्रसरण। प्रसरण क्या होता है, प्रसरण बराबर सिग्मा स्क्वायर, देखो स्क्वायर हो जाएगी अब, तो प्रसरण बराबर सिग्मा स्क्वायर। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। एक ये है प्रसरण क्या होता है, जो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है उसका स्क्वायर। प्रसरण क्या होगा, जो स्टैंडर्ड डेविएशन आपने ज्ञात किया है उसका स्क्वायर। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं।
क्वेश्चन देखिएगा कि 10 12 8 20 और 30 संख्याओं का प्रमाप विचलन या मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन एक ही बात होती है, इसे एसडी द्वारा भी हम व्यक्त करते हैं। क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें इसने प्रेक्षण दे दिए, ठीक है, 20 और ये 30, यानी x की वैल्यू हो गई। उसके बाद इनका हम माध्य ज्ञात करते हैं। तो माध्य देखिए ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, 10 + 12 + 8 + 20 + का 30 अपोन में कितना 5। तो दौड़े 10 और 12 22, 8 30, 30 और 50 कितना हो गया 80। 80 में आपको 5 का भाग देना है, इतना ही होता ना, 10 10 20 30 20 50 और 80। 80 में तो देखो कितनी बार आपका भाग जाएगा, यहां से एक बार चला गया और ये 16, तो 16 पंजे 80। तो ये आ गया आपका माध्य, x बार बराबर 16 आपका आ गया। अब क्या करना होता है, देखिए सबसे पहली चीज हमें x माइनस x बार वाली चीज निकालनी है, ठीक है, तो वो हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए 10 में से आप 16 घटाएंगे तो माइनस का 6, 12 में से घटाएंगे तो माइनस का 4, 8 में से घटाएंगे तो माइनस का 8, 20 में से आप 16 घटाएंगे तो ये 4 बच गया, और 30 में से 16 घटाएंगे तो ये 14 बच गया। जोड़ेंगे तो सभी का योग 0 आता है, क्योंकि हमने ये बात पहले की है। प्रमाप विचलन निकालना है। प्रमाप विचलन निकालने के लिए क्या करते हैं हम, x माइनस x बार की स्क्वायर करते हैं। प्रत्येक पद की स्क्वायर करेंगे तो 6 की करेंगे तो 36, 16 64, 16 और 14 की 156 या 196, 196, ठीक है। अब देखो, अब इनको टोटल को आपको जोड़ना है, तो सभी का हम योग निकालेंगे। तो योग निकालें, देखो 196, तो 6 6 12 4 16 और 6 22 और 6 28, 2 9 2 11 और 1 12, 6 18, 19 3 22, 2 और यहां पर एक आ जाएगा 328 आपका ये योग आएगा। ये 328 योग आया है इनका। और इनका प्रमाप विचलन कैसे ज्ञात करते हैं, सिग्मा बराबर हमारा सूत्र होता है समेशन dx² अपॉन n का अंडर रूट। तो हमने इतना तो निकाल लिया dx² समेशन वाला, ये तो आ गया 328 अपॉन में n कितना है, n है 5। तो यहाँ पर भाग देंगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये लगभग भाग देंगे तो सिग्मा बराबर 65.6 अंडर रूट के अंदर आएगा, और ये लगभग 64 अंडर रूट होता है 8 का, तो 8.09 ऐसा कुछ वैल्यू आपकी आ जाएगी, 8.09। ये आपका क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया भाई। सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई खास नहीं है इसके अंदर। अब तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली, देखो हमने सबसे पहले हमने बात की थी किसकी, रेंज विस्तार की। रेंज क्या होती है, रेंज हमने बात की थी h माइनस एल, अधिकतम माइनस न्यूनतम। रेंज का गुणांक हमने बात किया था h माइनस एल अपॉन h प्लस एल, हमने बात की, ठीक बात। फिर उसके बाद हमने बात की अंतर चतुर्थक विस्तार Q3 माइनस Q1, और अंतर चतुर्थक विस्तार का जो गुणांक था, चतुर्थक विस्तार गुणांक वो था Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। विस्तार गुणांक नहीं, जो विचलन और गुणांक आता है तो Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। उसके बाद ये हमने QD निकाल लिया था, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, ये था QD। और अब इनके बीच में रिलेशन आएगा QD MD और SD के बीच में एक रिलेशन आएगा। वो रिलेशन आपको याद रखना है, बहुत सारे उसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं, वो भी हम बात करेंगे। तो देखिए एक रिलेशन आता है किसमें, और फिर उसके बाद माध्य विचलन MD और SD हमने बात कर ली। तो अब एक रिलेशन आएगा किन के बीच में, रिलेशन इस प्रकार है, क्या आपका MD SD तथा QD में संबंध, SD तथा QD में संबंध। इसके बाद और ज़्यादा चीज़ें नहीं रही, थोड़ी बहुत चीज़ें रही हैं।
ठीक है। अब देखिए, तो आपका रिलेशन होता है इनके बीच में बिफोर SD, ठीक है। देखो 4 के बाद 5 आएगा, SD का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर 5MD बराबर 6QD। ये संबंध याद रखना है आपको, ये संबंध आपको याद रखना है। देखो हम घटते हुए क्रम में जा रहे हैं और एक संख्या बढ़ानी है। देखो हमने जो पहले बात की थी, हमने QD पहले पढ़ा था, फिर उसके बाद MD हमने पढ़ा, फिर उसके बाद SD पढ़ा। अब आपको घटते हुए क्रम में ले जाना है। जो लास्ट में पढ़ा उसे पहले हमने क्या लास्ट में क्या पढ़ा, स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर हमने मीन डेविएशन और फिर क्वार्टाइल डेविएशन। इस प्रकार हमने पढ़ी है चीजें, और फिर जो 4 से स्टार्ट करना है और आगे बढ़ाते जाना है। तो यानी क्या हो जाएगा, 4SD बराबर 5MD बराबर 6QD। अब इनके अलग अलग भी रिलेशन बनते हैं, कैसे भी इन दोनों के मध्य संबंध हम निकालें तो SD बराबर क्या आ जाएगा, 5/4MD। और ये एक स्टेटमेंट है, क्या, देखो ये स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, और यहां से MD की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। MD की वैल्यू निकालेंगे तो 4/5SD। तो जो माध्य विचलन है, एक इसमें एक लाइन आपको मैं लिखवाता हूं, माध्य विचलन प्रमाप विचलन का 80% होता है। अब देखो ये 80% है ना, इसका 4/5 है, इसका परसेंटेज आप ज्ञात करेंगे तो वो कितना आएगा, 80% आएगा। देखो यहां भाग देंगे, परसेंट निकालेंगे तो 80% आता है। तो एक लाइन यहां पर है भी, जो माध्य विचलन है, माध्य विचलन प्रमाप विचलन का 80% होता है। अब ऐसे बहुत सारे इसके अंदर संबंध बन सकते हैं, MD और QD के बीच में आप निकाल सकते हैं। ये क्या आएगा, 6/5QD। ऐसे ही आप SD और QD के बीच में निकाल सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 6/4QD। तो इस प्रकार ये संबंध बन सकते हैं। एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है यहां से। अब ये कोई भी वैल्यू आपको दे सकता है, QD की वैल्यू देकर आपसे MD की पूछ सकता है, MD की देकर आपसे SD की पूछ सकता है, 2 वैल्यू देकर आपके QD की पूछ सकता है। तो यानी ये किसी भी की वैल्यू इनमें से पूछ सकता है, और इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, महत्वपूर्ण चीज है। इस रिलेशन को लिख लीजिए, और 2-4 बार रिपीट करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमने अभी बात की, जो सबसे लास्ट में हमने पढ़ा है उसे सबसे पहले से स्टार्ट करो। लास्ट में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर उसके बराबर को किसको, MD को, क्योंकि उसके बाद वो पढ़ा, और उसके बाद हमने QD पढ़ा उससे पहले, और 4 से शुरू करना है। तो 4SD 5MD बराबर 6QD, आराम से याद ये हो जाएगा। तो ठीक है, इस रिलेशन को लिख लीजिए। फिर उसके बाद अगर आपको इस प्रकार दे, ये हमने बात कर ली, अगर आपको अब दे प्राकृत संख्याओं, जैसे अब दे दे n प्राकृत संख्याएं लगातार दे दे, 10 प्राकृत संख्याओं का प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए। बस ये थोड़े से फॉर्मूले रहे हैं। अब दे दे भी 10 प्राकृत संख्याओं का प्रमाप विचलन, तो यानी अगर आपको दे दे इस प्रकार n प्राकृत संख्याओं का प्रमाप विचलन ज्ञात करो, तो ये इसका फॉर्मूला होगा सीधा सिग्मा बराबर n स्क्वायर माइनस का 1 अंडर रूट के अंदर अपॉन 12। ये फॉर्मूला याद रखना है, n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 और उसका अंडर रूट। जैसे प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का प्रमाप विचलन ज्ञात करो। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, सिग्मा बराबर 10 की स्क्वायर यानी 100 माइनस का 1 अपॉन 12, ये कितना हो गया 99 अपॉन 12 अंडर रूट के अंदर। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगी, और ये लगभग आपका भाग देंगे तो कितना, लगभग 8.25 के अंदर, और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये लगभग 2 पॉइंट समथिंग आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, 2 पॉइंट यानी 3 के करीब, तो लगभग 2.7 या 2.8 के पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अगर आपको 2 संख्याओं का प्रमाप विचलन दे दे, 2 संख्याओं का प्रमाप विचलन दे दे, A और B 2 संख्या हैं, उनका प्रमाप विचलन पूछे, भी A और B 2 संख्या हैं, A व B 2 संख्याएं हैं, उनका प्रमाप विचलन पूछे,
तो ये होगा सिग्मा बराबर, देखो फॉर्मूले हैं अलग अलग निकालने के, a माइनस बी बटा 2। जैसे क्वेश्चन दे दे आपको भी 4 और 6 का परिमाप विचलन क्या होगा, 4 और 6 का परिमाप विचलन, क्वेश्चन 4 व 6 का परिमाप विचलन क्या होगा। तो 4 और 6 का परिमाप विचलन आपसे कहे तो क्या करेंगे, 6 माइनस का 4 अपॉन 2, माइनस का चिन्ह नहीं आएगा, पहले ही मैंने बता दिया अपकिरण के माप के अंदर माइनस नहीं आता है, नेगेटिव मान कभी नहीं आएंगे, सारे पॉजिटिव मान आएंगे। तो सिग्मा बराबर 6 माइनस 4 यानी सिग्मा की वैल्यू 1 आपके पास आ गई। तो इस प्रकार के फॉर्मूले इसके अंदर बनते हैं। एक दो फॉर्मूले हो रहे हैं वो भी हम देख लेते हैं। एक आएगा परिमाप विचलन गुणांक कोएफिशिएंट, अभी हमने बात की, अब परिमाप विचलन गुणांक की बात करते हैं अपन, ठीक है, आगे बात करते हैं। ये लिख लो स्टेटमेंट, तब तो थोड़ी इसी के अंदर इंक डाल लेता हूँ। परिमाप विचलन गुणांक की हम बात करते हैं, अभी देखिएगा बहुत आसान सी चीजें हैं भाई, ये फॉर्मूले याद रखने हैं। फॉर्मूले याद है तो प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, सारे ऑटोमेटिक सरल सरल क्वेश्चन पूछता है वो, बस ये यही चीज है भी, फॉर्मूले याद करो। परिमाप विचलन गुणांक, फिर उसके बाद सामूहिक आएगा, सामूहिक परिमाप विचलन, फिर इसके बाद अपना चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो परिमाप विचलन गुणांक लिख दिया ना इसको, ठीक है आगे बढ़ते हैं। परिमाप विचलन गुणांक होता है भी, आपने जो परिमाप निकाला है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है, उसमें मध्य का भाग दे दो, जो समांतर माध्य आया था उसका भाग दे देंगे, सिग्मा बटा एक्स बार हम निकालेंगे तो वो आता है परिमाप विचलन गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ एसटी, और उसके गुणा में 100 लगाएंगे तो एक चीज और बनेगी, वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। परिमाप विचलन गुणांक, परिमाप विचलन गुणांक, ठीक है। तो ये होगा सिग्मा अपॉन एक्स बार, सिग्मा अपॉन एक्स बार आपका परिमाप विचलन गुणांक आता है। इसे लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सिग्मा, यानी किसका कोएफिशिएंट है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का कोएफिशिएंट होगा परिमाप विचलन गुणांक। एक चीज आती है विचलन गुणांक, ये निकाला जाता है जो फैक्ट्रियां होती हैं उनके बेनिफिट के लिए भी, उनके कितना अलग अलग फैक्ट्रियां हैं उनमें कितना उसका विचलन गुणांक है, तो विचलन गुणांक को लिखते हैं CV, ठीक है। और ये होता है सिग्मा बटा एक्स बार, इंटू में सिर्फ 100 लगाना है, ये होता है विचलन गुणांक। ये है विचलन गुणांक, परिमाप विचलन गुणांक, ये है सीधा विचलन गुणांक। जैसे क्वेश्चन आपको दे दें इस प्रकार, किसी श्रेणी का परिमाप विचलन 4 हो तथा माध्य 20 हो, तो उस श्रेणी का परिमाप विचलन गुणांक क्या होगा। ठीक है, तो उस श्रेणी का परिमाप विचलन गुणांक क्या होगा, तो क्या होगा बताएं। तो देखो सीधा आपको निकालना है, तो कोएफिशिएंट ऑफ सिग्मा कितना, सिग्मा की वैल्यू 4 और माध्य की वैल्यू 20, तो यानी 1/5 आपका ये आंसर आ जाएगा। और हम बात करें तो ये 0.2 ये आंसर आपका आ जाएगा, ये इसका विचलन गुणांक हो जाएगा। ठीक है, लिख लो इसको। फिर आगे एक छोटा सा टॉपिक और बचता है, सामूहिक परिमाप विचलन। सामूहिक परिमाप विचलन, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, फिर ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो सामूहिक परिमाप विचलन क्या होगा, मान लीजिए 2 या 2 से अधिक श्रेणियां हैं, सामूहिक परिमाप विचलन निकालना है तो 2 या 2 से अधिक श्रेणियां हैं, उसका निकलेगा सामूहिक। हमने सामूहिक समांतर माध्य निकाला, सामूहिक गुणोत्तर माध्य निकाला, तो सामूहिक परिमाप विचलन निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा और क्या डी होता है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अंदर
फॉर्मूले के अंदर क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है, सामूहिक परमाप विचलन। मान लीजिए दो श्रेणियां हैं आपके पास, जिसके अंदर पहली में n1 पद, दूसरी में n2, और पहली श्रेणी का जो परमाप विचलन है, परमाप विचलन वो सिग्मा 1 है तथा दूसरी का सिग्मा 2 है। अब एक चीज और इसके अंदर आएगी, अब देखो इसके अंदर माध्य भी आएंगे। तो पहली श्रेणी का माध्य हो गया x1 मान लीजिए, और दूसरी का x2 हो गया। तो इसके अंदर भी सामूहिक माध्य आपको निकालना पड़ेगा, सामूहिक माध्य और अलग अलग माध्य का अंतर भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक चीज आएगी इसके अंदर D1। D1 क्या होगी, जो इस सीरीज का सामूहिक माध्य होगा, सामूहिक माध्य D1 के लिए जो सामूहिक माध्य होगा x बार, मान लीजिए दोनों का सामूहिक माध्य। सामूहिक माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है, आप सब जानते हैं भी, x बार बराबर x1 n1 x1 प्लस n2 x2 बार अपोन में n1 प्लस n2, ये सामूहिक माध्य होता है। तो ये सामूहिक माध्य D1 इसके अंदर निकालना होगा। तो सामूहिक माध्य में से ये सामूहिक माध्य ज्ञात कर दिया, उसमें से इसके पहला माध्य x1 और D2 क्या हो जाएगा, x सामूहिक माध्य में से x2, यानी इस सीरीज का अलग माध्य। तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा 1 2, क्या फॉर्मूला होगा, अंडरूट के अंदर n1 इंटू में सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस का n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर अपोन में क्या आएगा, वही n1 प्लस का n2। ये हो गया आपका सामूहिक परमाप विचलन। सारी चीजें समझ में आ गई। n1 क्या है, जो पद है, टोटल पदों की संख्या कितने पद हैं, सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा की वैल्यू यानी पहली सीरीज का परमाप विचलन कितना है। D1 क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। D1 होता है जो सामूहिक माध्य आप याद करेंगे, उसमें से पहली जो यानी D1 जो पहला पद है उसका माध्य घटाना। तो देखो अलग अलग चीजें दी जाएगी आपको। n2 हो गया दूसरा, सिग्मा 2 स्क्वायर, ये सिग्मा 2 क्या होगा, दूसरी जो आपकी श्रेणी है उसका परमाप विचलन, और D2 वही चीज दूसरी सीरीज का आप सामूहिक माध्य में से उसका सीरीज का माध्य आप घटा रहे हैं, तो वो जो वैल्यू आएगी वो। जैसे एक क्वेश्चन आपको मैं दूं, ऐसे आपको दे रखा है, ठीक है, ये कैसे आपको करना है, देखिए एक चार्ट दे रखा है आपको इस प्रकार, भी क्लास दे दी आपको, क्लास दी है इस प्रकार, और इसके अंदर n की वैल्यू दे दी, एक x बार आपको दे दिया, ठीक है, और एक सिग्मा, ठीक है, अलग अलग देगा। और ये हो गया A सेक्शन, ये हो गया B, ठीक है। अब A के अंदर n की संख्या, A के अंदर पदों की संख्या दी है 40, ठीक है, और B के अंदर पदों की संख्या आपको दी है 60। अब इसका पहली सीरीज का A का माध्य आपको दे रखा है 20 और दूसरे का 25। पहली का सिग्मा आपको दे रखा है 6 और इसका दे दिया 9। तो आपको निकालना है इसके अंदर सामूहिक परमाप विचलन क्या होगा, ये पूछा है। सामूहिक परमाप विचलन इसका क्या होने वाला है, तो आप बिल्कुल बता देंगे। सारी चीजें आपको दे रखी हैं, बस D1 और D2 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं D की वैल्यू निकालूं, D क्या होता है, जो सामूहिक, सबसे पहले आपको निकालना होगा सामूहिक माध्य, इन दोनों का सामूहिक माध्य आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो x बार आप ज्ञात करेंगे, तो n1 इंटू x1, यही फॉर्मूला है ना, अपोन में n1 प्लस n2, तो यही निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकलेगा, तो 20 इंटू 40, 20 इंटू 40 प्लस का n2 60 इंटू 25 अपोन में कितना n1 प्लस का n2, ये कितना हो गया 100, तो ये कितना हो गया 800 और 25 छिक्के 150, तो ये आ गया आपके पास 1500 अपोन में 100। तो
800 प्लस 1500 2300 और भाग देंगे तो कितना आ गया 23। तो आपके पास x बार सामूहिक माध्य आपका 23 आ गया। समझ गए? सामूहिक माध्य कितना आ गया 23 आपका सामूहिक माध्य आ गया। ठीक बात। अब सामूहिक माध्य आपने ज्ञात कर लिया, 23 आ गया। अब d1 और d2 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो d1 क्या होता है, d1 होगा सामूहिक माध्य में से आपको ये माध्य आपको घटाना है। तो सामूहिक माध्य कितना 23 और इसका पहला माध्य हो गया 20, तो ये बच गया 3। d2 कैसे, वही सामूहिक माध्य में से ए सीरीज का माध्य, तो ये आ गया 2। सारी वैल्यूज आ गई, सारी वैल्यूज रख दो। n1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 40, सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 1 की वैल्यू 6, तो ये आ गया 36 प्लस d1 कितना आया था 3 और इसका वर्ग 9 प्लस n2 की वैल्यू 60, सिग्मा 2 स्क्वायर, सिग्मा 2 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा 2 ये रहा 9 का वर्ग 81 प्लस d2 निकला 2, ये हो गया 4 अपॉन में n1 प्लस n2 यानी ये आ गया 100 और इसका अंडर रूट। बस इसको सोल्व कर लो। ये सोल्व करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 1800 प्लस 5100 आएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। 45 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 180, 1800 और 85 को 6 से गुणा करेंगे तो 51। ठीक है, ये आ गया आपके पास 1800 प्लस का 5100 अपॉन में 100 का भाग आपने दे दिया, तो ये बन गया 6900 और 100 का भाग देंगे तो ये रहा अंडरूट 69। अंडरूट 69 आया है और किसका लगभग देखो 64 होता है 8 का, तो लगभग आप मान सकते हैं 3 बचाए तो 8.29 के आसपास या 8.3 मान लीजिए, ये आपका आंसर आया है। ये क्या है सामूहिक प्रमाप विचलन, ये क्या है सामूहिक प्रमाप विचलन। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे और इसी के साथ ये लगभग आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इसके अंदर कुछ नहीं बचता। एक कार्ल पियर्सन के विषमता गुणांक का सूत्र है, वो x बार माइनस z अपॉन सिग्मा, वो कार्ल पियर्सन का सूत्र होता है। तो बस ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। तो इसकी अब आपको प्रैक्टिस करनी है। जो प्रैक्टिस सेट मैंने आपको दे रखे हैं वे क्वेश्चन आपको निकालने हैं बार बार। जितने क्वेश्चन निकालेंगे उतना ही बेहतर आपके लिए होगा। तो चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं इस तरह की और क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय